उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजन अपशिष्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल होते हैं। इनमें से अमोनिया सर्वाधिक टॉक्सिक है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल कम आविश है और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता है। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनिया उत्सर्गी कहते हैं और अनेक अस्थिल मछलियाँ, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी होते हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसलिए आसानी से अमोनियम आयनों के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के क्लोम या गिल की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इस उत्सर्जन में वृक्कों की कोई अहम भूमिका नहीं होती। इन प्राणियों को अमोनिया उत्सर्जी या अमोनोटैलिक कहते हैं। स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आविश नाइट्रोजन अपशिष्ट जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी इसके अंतर्गत आते हैं स्तनधारी, कई स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियाँ मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और इन प्राणियों को यूरियोटैलिक कहते हैं। इन प्राणियों में उपापचय क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, जिसे वृक्कों द्वारा निस्यंदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। कुछ प्राणियों में उनके वृक्कों की आधात्रीय मैट्रिक्स में अपेक्षित परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजन अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलियों या पेस्ट के रूप में होता है और ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी यानी यूरिकोटैलिक प्राणी कहलाते हैं। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांशतः एकशेरुकियों यह संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है, जबकि कशेरुकियों में जटिल नलिकाकार अंग होते हैं जिन्हें वृक्क कहते हैं। इन संरचनाओं में मुख्य रूप से है आदि वृक्क। आदि वृक्क को प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं या ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज, रोटिफर, कुछ एनेलिडा, सिफेलोकॉर्डेटा को एम्फिओक्सस कहते हैं। आदि में उत्सर्जी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। तो आदि वृक्क किस में पाए जाते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज, रोटिफर, कुछ एनेलिडा, सिफेलोकॉर्डेटा में। आदि वृक्क प्राथमिक रूप से अमोनिया व द्रव के आयतन नियमन जैसे परासरण नियमन से संबंधित है। केंचुए व अन्य एनेलिड में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव और आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। तिलचट्टा, कॉकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मेलपी की नलिकाएं पाई जाती है। तो तिलचट्टा और कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मेलपी की नलिकाएं पाई जाती है। मेलपी की नलिकाएं नाइट्रोजन अपशिष्टों के उत्सर्जन और परासरण नियमन में मदद करती है। झींगा, जिसको प्रॉन कहते हैं, जैसे क्रस्टेशियाई प्राणियों में श्रृंगिक ग्रंथियां। तो श्रृंगी ग्रंथियां जिनको हम एंटिनल ग्लैंड्स या हरित ग्रंथियां कहते हैं, ये उत्सर्जन का कार्य करती है। तो झींगा जैसे क्रस्टेशियाई प्राणियों में श्रृंगिक ग्रंथियां एंटिनल ग्लैंड्स या हरित ग्रंथियां उत्सर्जन का काम करती है। तो ये था हमारा उत्सर्जी उत्पाद।
मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र में मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी तथा एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क सेम की आकृति के वृक्क सेम की आकृति के वृक्क सेम की आकृति के बीज होते हैं। सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे रंग के दो वृक्क होते हैं। ये वृक्क है तथा ये अंतिम बक्षीय और तीसरी कटी कशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। वयस्क मनुष्य में प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है तथा चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अर्थात 3 7 12 होती है। इसका आयतन देखिए वृक्क का तो प्रत्येक का भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल सतह के मध्य में खांच होती है। इस खांच को हम हाइलम कहते हैं। ये खांच होती है, इस खांच को हम हाइलम कहते हैं और इसे होकर मूत्र नलिका, रक्तवाहिनी और तंत्रिकाएं प्रवेश करती है। हाइलम की भीतरी ओर कीप के आकार की रचना होती है। यहाँ ये देखते हैं हम एक वृक्क की संरचना बनाते हैं। तो यहाँ से ये यूं करते हुए हाइलम, ये हाइलम है। हाइलम के भीतर की ओर कीप के आकार की रचना होती है। ये कीप का निर्माण करती है। एक तरह से कीप के आकार की रचना होती है जिसे वृक्क श्रोणी कहते हैं। तो ये जो आकार, ये क्षेत्र है, ये कीप नुमा संरचना बनाती है। इसको हम पेल्विस या वृक्क श्रोणी कहते हैं तथा इससे निकलने वाले प्रक्षेपों को चषक कहते हैं, कैलिक्स। तथा जो पेल्विस है, पेल्विस से निकलने वाले प्रक्षेप यानी उभार है, इन उभारों को कैलिक्स कहते हैं। इन उभारों का नाम क्या है? कैलिक्स। तो यहाँ ये देखते हैं और इनसे उभार निकलते हैं, इनको कैलिक्स कहते हैं। वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ कैप्सूल पाया जाता है। तो जो वृक्क की बाहरी सतह है, इस पर दृढ़ आवरण पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है। वृक्क में दो भाग होते हैं, बाहरी भाग और आंतरिक भाग। तो जो बाहरी भाग ये होता है, यहाँ से लेकर के जो बाहरी तरफ भाग है, इसको हम कहते हैं बलकोट या कॉर्टेक्स, और भीतरी भाग को कहते हैं इसको मेडुला। तो इसके अंदर जो भाग आता है, इसको मेडुला कहते हैं, पूरे को मेडुला या मध्यांश कहते हैं। मध्यांश को शंक्वाकार पिरामिड में बटा रहता है। तो जो मध्यांश में कुछ शंकु के आकार के पिरामिड होते हैं, ये जो पिरामिड होते हैं, ये पिरामिड यानी कैलिक्स में फैले रहते हैं।
और एक कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ये शंक्वाकार पिरामिडों के बीच में फैला रहता है और बीच में फैल करके कॉर्टेक्स क्या बनाता है, वर्तनी के स्तंभ बनाता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। इन नलिकाकार संरचनाओं को वृक्काणु कहते हैं या नेफ्रॉन कहते हैं और ये वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचनाएं मिलकर के वृक्काणु का निर्माण करती है। प्रत्येक वृक्काणु के 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है ग्लोमेरुलस तो दूसरा भाग होता है ग्लोमेरुलस, जिसे गुच्छ और वृक्क नलिका, और ये होती है यहाँ से वृक्क नलिका। गुच्छ वृक्कीय धमनी की शाखा अविवाही धमनी की से बनी केशिकाओं से बना होता है। तो जो गुच्छ का निर्माण है ग्लोमेरुलस, इसको हम गुच्छ भी कहते हैं। तो गुच्छ का निर्माण अविवाही धमनी की केशिका गुच्छ से मिलकर बना होता है, कैपिलरी से बना होता है। वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्यालेनुमा वोमेन संपुट द्वारा ये दोहरी झिल्ली युक्त है से प्रारंभ होती है, जिसके भीतर गुच्छ होता है, इसके अंदर गुच्छ होता है। वोमेन संपुट मिलकर मेलफिगिकाय अथवा वृक्क कणिका या कार्पसल बनाती है। तो ग्लोमेरुलस और ये पूरा जो बंद भाग है, इस पूरे भाग को हम मेलफिगिकाय या फिर वृक्क कणिका या कार्पसल कहते हैं। वोमेन संपुट से एक अति कुंडलित समीपस्थ वोमेन संपुट से कुंडलित नलिका निकलती है, जिसको पीसीटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब कहते हैं। इसके बाद में वृक्काणु हेयर के पिन के आकार का हेलने लूप बनाता है, जिसकी आकृति यू आकार की होती है, जिसमें एक आरोही भुजा होती है, आरोही भुजा, तो दूसरी अवरोही भुजा होती है। तो ये आरोही भुजा होती है और जब ऊपर चढ़ता है निस्संद हेलने लूप पर, तो उसको अवरोही भुजा कहते हैं। आरोही भुजा से एक और अति कुंडलित नलिका निकलती है। आरोही भुजा से ये कुंडलित नलिका निकलती है, जिसको हम डीसीटी कहते हैं, यानी कि दूरस्थ कन्वर्टेड ट्यूब कहते हैं। इसको डीसीटी, दूरस्थ कन्वर्टेड ट्यूब कहते हैं। अनेक वृक्काणुओं की दूरस्थ
सम्मिलित नलिका एक सीधी संग्राहक नलिका में मिल जाती है, इसको संग्राहक नलिका कहते हैं। संग्राहक नलिका में खुलती है। अनेक संग्राहक नलिकाएं मिलकर के चषकों के बीच में स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती है। अनेक संग्राहक नलिकाएं मिलकर के कैलिक्स, ये जो कैलिक्स है, कैलिक्स के बीच में स्थित मध्यांश पिरामिडों से गुजरती है। ये मध्यांश पिरामिड है, इनसे गुजरती हुई ब्रक्य स्वर्णिम खुलती है, यानी कि यहाँ से आती हुई ये ब्रक्य स्वर्णिम पेल्विस में खुलती है। ये संरचना नेफ्रॉन की है। नेफ्रॉन की संरचना है पूरी। तो प्रत्येक नेफ्रॉन का कणिका, ये कणिका भाग है, समीपस्थ कुंडलित नलिका है और ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है। तो ये जो भाग है, ये बलकुट में पाया जाता है। तो हमने देखा कि ब्रक कणिका है, समीपस्थ कुंडलित नलिका है, दूरस्थ कुंडलित नलिका है, ये कॉर्टेक्स में पाई जाती है यहाँ पे। और जो हेनले लूप होता है वो मध्यांश में स्थित होता है, यानी कि यहाँ पे आ जाता है हेनले लूप। तो ये जो नलिया दिखाई दे रखी है, ये क्या है? हेनले लूप ही है। तो हेनले लूप यहाँ पे पाई जाती है। तो ये हेनले लूप है और बाकी का जो भाग होता है वो सब कॉर्टेक्स में होता है। जब ये हेनले लूप क्या होते हैं? ये मध्यांश में आ जाते हैं। अधिकांश वृक्काणुओं के हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं, यानी कि हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धंसे रहते हैं, यानी कि यहाँ तक ही आ पाते हैं, ऐसे रहते हैं छोटे छोटे। और जो कुछ के बड़े होते हैं जो यहाँ तक आ जाते हैं, तो बहुत छोटे रहते हैं। ऐसे वृक्काणुओं को बलकुटीय वृक्क कहते हैं। तो जिनके हेनले लूप छोटे होते हैं, जो मध्यांश में बहुत कम धंसते हैं, इनको कहेंगे हम, तो ये वालों उनको कहेंगे हम बलकुटीय वृक्क, बलकुटीय नेफ्रॉन कहेंगे, नेफ्रॉन। और जिनके ये बड़े होते हैं, हेनले लूप बड़ा है, तो इनको कहेंगे हम मेडुला। इनको कहेंगे हम सानिध्य मध्यांश वृक्काणु। जिनके हेनले लूप बड़े हैं, यहाँ तक जो मध्यांश में पूरी तरह से जा रहे हैं, उनको सानिध्य मध्यांश वृक्काणु कहते हैं। और जिनके हेनले लूप छोटे रहते हैं, उनको बलकुटीय नेफ्रोनिय वृक्काणु कहते हैं। और जो सानिध्य, उनको और इनको हम क्या कह सकते हैं? दूसरा नाम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो सानिध्य मध्यांश नेफ्रॉन या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। अब जो वृक्क से निकलने वाली अपवाही धमनी, वृक्क नलिका के चारों ओर, ये वृक्क नलिका है और वृक्क नलिका के चारों ओर एक सूक्ष्म नलिकाओं का जाल बनाती है। तो इस तरह से क्या सूक्ष्म नलिकाओं का जाल बना लेती है इसके चारों ओर, जिसे हम परिनालिका केशिका जाल कहते हैं। तो जो जाल बनाती है उसको तो हम परिनालिका केशिका जाल कहते हैं। और इस जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका जो हेनले लूप के जो समांतर जाती है, ये हेनले लूप है, इसके समांतर जाती है,
और एक यू आकार की संरचना बनाती है। तो ये बनाती है यू आकार की संरचना, जिसको बासा रेक्टा कहते हैं। बासा रेक्टा ये यू आकार की संरचना बनाती है। यू संरचना बनाती है बासा रेक्टा। ये अबाई धमनी की एक केशिका होती है। और बलकुटी वृक्काणुओं में, जो बलकुटी वृक्काणु बताए थे, ये बलकुटी वृक्काणु हैं छोटे वाले। तो बलकुटी वृक्काणुओं में बासा रेक्टा या तो अनुपस्थित होती है, अत्यधिक छोटी रहती है। तो जो बासा रेक्टा नेफ्रॉन, ये जो बलकुटी नेफ्रॉन है, इनमें बासा रेक्टा या तो नहीं होती, और होती है तो बिल्कुल छोटी होती है। तो ये थी हमारी वृक्क के बारे में जानकारी। मूत्र निर्माण। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में 3 क्रियाएं शामिल हैं: गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण और स्राव। मूत्र निर्माण के प्रारंभ चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है, जिसे गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। तो निस्यंदन का मतलब होता है कि छन्ना, यानी जो केशिका गुच्छ होता है, इसे रुधिर का छन करके वोमेन संपुट में आना। तो जो छन करके आ जाता है वोमेन संपुट में छिद्रों से निकल के, उसको हम कहते हैं निस्यंदन। वृक्क द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन होता है। 1 मिनट में यह 1100 से 1200 ml रुधिर का निस्यंदन कर देता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त का 1/5वां भाग होता है। यानी कि 1000/5000 कर देते हैं, क्योंकि 5000 निकालता है लगभग, और हृदय तो वृक्क कितना निकाल देते हैं निस्यंदन में, 1000। फिर गुच्छ की केशिकाओं का रक्तदाब रुधिर का 3 परतों से निस्यंदन होता है। रुधिर का 3 परतों से यहाँ पर निस्यंदन होता है। गुच्छ की रक्त केशिकाओं की आंतरिक उपकला, वोमेन संपुट की उपकला, और इन दोनों परतों के बीच का जो मध्य का स्थान है, पाई जाने वाली आधार झिल्ली। वोमेन संपुट की उपकला कोशिका पोडोसाइट्स कहलाती है। वोमेन संपुट की जो एपिथेलियम सेल्स है, वो पदाणु या पोडोसाइट्स कहलाती है, जो विशेष प्रकार के विन्यास में होती है, जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। इस तरह से इन्हें निस्यंदन खांच या खांच छिद्र या स्लिट पोर कहते हैं। छोटे छोटे स्थान रह जाते हैं, इनको खांच पोर कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह क्षमता है कि जिससे रुधिर की प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसे परानिस्यंदन कहते हैं। और जो इसमें छन करके नहीं आता है, जो यहाँ चला जाता है बिना छने हुए जो रहता है, उसको परानिस्यंदन कहते हैं। वृक्कों के द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन दर कहलाती है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 ml प्रति मिनट होती है। हम यहाँ देखते हैं कि 1 मिनट में यहाँ से जो रुधिर आता है इसके अंदर, और आकर के यहाँ जो रुधिर आता है वो आता है 1100 ml, लगभग 1100 ml आता है। और छन्ने के बाद में जो निस्यंदित होता है यहाँ आता है, उसकी मात्रा होती है 125 ml। 125 ml होती है।
तो इससे हम देखते हैं कि 1 मिनट में रुधिर का निस्यंदन कितना होता है? 1000 ml रुधिर का निस्यंदन होता है, और जो निस्यंदित होता है उस रुधिर की मात्रा होती है 125 ml, यानी निस्यंदन दर कितनी होगी? 125 ml प्रति मिनट होता है, अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन होता है। गुच्छे निस्यंदन की दर के नियमन के लिए ब्रकों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छीय आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है, और यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ सम्मिलित नलिका की केशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। तो हम देखते हैं कि जो गुच्छीय आसन उपकरण होता है, ये अभिवाही और अपवाही धमनिकाओं के चारों ओर होता है, और इसका निर्माण होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका की कुछ केशिकाएं होती हैं, वो अपवाही और अभिवाही धमनियों के चारों ओर लिपटी रहती है। जैसे ही निस्यंदन दर कम होती है, जैसे ही निस्यंदन दर कम होती है, जैसे ही निस्यंदन दर कम होती है, ये दूरस्थ सम्मिलित कुंडलित नलिकाओं की जो केशिकाएं हैं, ये रेनिन हार्मोन का स्राव करती है, जिससे रुधिर प्रवाह बढ़ जाता है और गुच्छे निस्यंदन दर फिर से सामान्य हो जाती है। यानी रेनिन हार्मोन जो स्रावित होता है, यहाँ की जो दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं का केशिका जाल होता है, तो उससे रेनिन हार्मोन स्रावित होता है, और यह रुधिर प्रवाह को बढ़ा देता है, रुधिर दर को बढ़ा देता है, जिससे कि फिर से निस्यंदन दर सामान्य हो जाती है। प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद के आयतन 180 लीटर प्रतिदिन होता है। निस्यंदन की उत्सर्जन मूत्र से तुलना की जाए, यानी कि एक दिन में 180 लीटर मूत्र निस्यंदन होता है, और मूत्र का निर्माण होता है यहाँ पे 1.5 लीटर। तो इससे पता चलता है कि जो अवशोषण की दर है वो 90% होती है। अवशोषण की दर 99% या 99% जो यहाँ से निकल करके आता है, उसका अवशोषण हो जाता है 90% तक। लगभग 1% ही इसाम के रूप में बदलता है, बाकी सबको अवशोषित कर लिया जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है, जिसको हम पुनः अवशोषण कहते हैं। यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिका अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती है। उदाहरण के लिए निस्यंदन पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, सोडियम आयन इत्यादि सक्रिय रूप से पुनः अवशोषित होते हैं, जबकि नाइट्रोजन निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। तो सक्रिय रूप से अवशोषण होता है ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और सोडियम आयन। नाइट्रोजनी पदार्थों का अवशोषण निष्क्रिय रूप में होता है। वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनः अवशोषण निष्क्रिय विधि द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो जल का पुनः अवशोषण होगा वो निष्क्रिय विधि द्वारा होता है प्रारंभिक भाग में। मूत्र निर्माण के दौरान नलिका कोशिकाएं निस्यंदन में नलिकाकार कोशिकाएं निस्यंद में हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनियम जैसे पदार्थों को स्रावित करती है। तो जो निस्यंद होता है इसमें हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनियम आयनों को स्रावित करती है। नलिकाकार स्राव भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनी व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। तो ये था हमारा
मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। हम देखते हैं मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य। तो वृक्क नलिका है, तो वृक्क नलिका मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि है उसमें वृक्क नलिका के कार्य है। तो हम देखते हैं वृक्क नलिका के कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो आयनों का यानी जो पीएच को संतुलन बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया, यहाँ भी हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया, इनका तो क्या होता है, स्राव होता है। और बाकी जितने भी आयन होते हैं उनका यहाँ भी अवशोषण होता है और यहाँ भी अवशोषण होता है। जल का पूरी वृक्क नलिका में अवशोषण होता है, सिर्फ ये आरोही भुजा को छोड़ करके। आरोही भुजा में जल का अवशोषण नहीं होता। अब हम देखते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका में ब्रुश बॉर्डर सरल घनाकार ब्रुश बॉर्डर उपकला से बनी होती है। उन्हें अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 80 से 90% विद्युत अपघट्य और जल का पुनः अवशोषण हो जाता है। समीपस्थ कुंडित नलिका में जल के यानी जो पीएच मान है इसको बनाए रखने के लिए, संतुलन को बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया आयनों का निस्यंद में स्राव कर दिया जाता है और बाइकार्बोनेट आयनों का पुनः अवशोषण हो जाता है। तो यहाँ पर पीएच संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, HCO3- का पुनः अवशोषण हो जाता है। बाकी सबका तो अवशोषण हो जाता है, लेकिन पीएच को संतुलन बनाए रखने के लिए ये होता है। अब आगे देखते हैं हेलेने लूप। हेलेने लूप की जो अवरोही भुजा है ये जल के लिए पारगम होती है तथा विद्युत अपघट्यों के लिए कम पारगम होती है। यहाँ से जल निकल करके अवशोषण हो जाता है, जिससे इसकी सांद्रता नीचे आते आते बढ़ जाती है। और जब जैसे ही ये ऊपर जाता है निश्चन, तो इससे जितने भी आयन होते हैं वो निकलना, विद्युत अपघट्य तथा आयन का अवशोषण होना शुरू हो जाता है, जिससे कि इसकी तनुता बढ़ जाती है। तनुता बढ़ जाती है। अब दूरस्थ कुंडित नलिका। दूरस्थ कुंडित नलिका में सोडियम आयन और जल का पुनः अवशोषण होता है। तो यहाँ पर जल का पुनः अवशोषण होता है, सोडियम आयन का भी होता है। तो यहाँ सोडियम आयन और जल H2O इनका पुनः अवशोषण होता है। और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए फिर से क्या होता है, पुनः अवशोषण हो जाता है। और यहाँ पर भी पीएच संतुलन को बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट आयनों का यानी कि HCO3- का पुनः अवशोषण होता है। और हाइड्रोजन, पोटेशियम और सोडियम का फिर से, यहाँ पर सोडियम आ गए, सोडियम आयनों का फिर से अवशोषण होता है। तो पीएच संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जो ये क्रिया यहाँ पे हुई है वो को वही क्रिया यहाँ पे होती है। ये पीएच संतुलन को बनाए रखने के लिए होती है। बाकी अवशोषण तो यहाँ भी हो गया इनका और यहाँ भी इनका हो गया। ये पीएच संतुलन को बनाए रखने के लिए 4 यौगिक जिम्मेदार होते हैं। अब देखते हैं लंबी संग्राहक नलिका। यह लंबी नलिका वृक्क के बलकुट के मध्यांश के अतिरिक्त भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता के अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़े हिस्से का फिर से यहाँ पे क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, इनसे बाहर निकलता है नलिका से, संग्राहक नलिका से। और यह मध्यांश भाग की अंतरकाशी की परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। और यह पीएच के नियमन के लिए हाइड्रोजन और पोटेशियम आयनों के स्राव द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखता है। तो यहाँ भी क्या होता है,
इनका हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन इनका फिर से यहाँ पे स्राव होता है और संतुलन बनाए रखने में इनकी भूमिका होती है। तो हमने देखा कि जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है इसमें 4 आयन थे। बाइकार्बोनेट आयनों का तो क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है और पोटेशियम, हाइड्रोजन, अमोनिया का क्या हो रहा है, इसमें स्राव हो रहा है और ये मूत्र में जा रहे हैं आयन। तो इस तरह से हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं निस्यंद को सांद्र करने की क्रियाविधि। स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं और इस कार्य में हेलनेलूप और बासर एक्टा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेनलेलूप की दोनों भुजाओं में निस्यंद का विपरीत दिशा में प्रभाव होता है, यानी विपरीत दिशा में प्रभाव होता है जिससे प्रतिधारा उत्पन्न हो जाती है। बासर एक्टा की दोनों भुजाओं में भी रक्त का प्रवाह विपरीत दिशा में होता है। हेनलेलूप व बासर एक्टा के बीच की नजदीकी तथा उनमें प्रतिधारा मध्यांशी अंतराकाश के परासरण दाब को विशेष प्रकार के से नियमित करती है। परासरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग में 300 एमओएसएम प्रति लीटर होता है और जो आंतरिक मध्यांश में 1200 एमओएसएम प्रति लीटर होता है और यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड के कारण होती है तथा यूरिया के कारण होती है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, यहाँ से जल का निष्कासन हो जाता है लेकिन सोडियम क्लोराइड और यूरिया का नहीं होता। सोडियम क्लोराइड का परिवहन हेनले-लूप की आरोही भुजा में होता है जिससे हेनले-लूप की अवरोही भुजा के साथ विनिमयित किया जाता है। सोडियम क्लोराइड अंतराकाश को बासर एक्टा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेनले लूप के पतले आरोही भाग में विसरण द्वारा प्रविष्ट होती है जो संग्रह नलिका द्वारा अंतराकाशी को पुनः लौटा दी जाती है। ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन हेनले लूप तथा बासर एक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है जिसे प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। यह क्रियाविधि मध्यांश के अंतराकाशी की प्रवणता को बनाए रखती है। इस प्रकार की अंतराकाशी प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान करती है और निस्यंद का सांद्रण करती है। हमारे वृक्क प्रारंभिक निस्यंद की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र का उत्सर्जन करते हैं और यह निश्चित ही जल के ह्रास को रोकने की एक मुख्य क्रियाविधि है। तो ये हमारा सांद्रण की विधि पूरी हुई। अब हम देखते हैं वृक्क की क्रियाओं का नियमन। तो वृक्क की क्रियाओं पर नियंत्रण 3 कारक करते हैं। सबसे पहला है हाइपोथैलेमस, दूसरा सानिध्य गुच्छ उपकरण और तीसरा है हृदय। तो हम देखते हैं कि शरीर में परासरण ग्राहियां पाई जाती है। जैसे ही शरीर के रुधिर का आयतन और आयन सांद्रता, रुधिर का आयतन और आयन सांद्रता जैसे ही बदलती है शरीर में उपस्थित परासरण ग्राहियां सक्रिय हो जाती है। अब हम शुरू करते हैं इनकी क्रियाविधि। तो शरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास होना, शरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक ह्रास होना डायूरेटिक या मूत्रलता, डायूरेसिस कहते हैं या मूत्रलता कहते हैं। और ऐसी स्थिति में ग्राहियां सक्रिय हो जाती है। तो ग्राहियों का मतलब होता है अवशोषण करना। तो जैसे ही मूत्र पतला होता है, मूत्रलता डायूरेसिस होता है
तो ग्राहियां सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रिय होने से हाइपोथैलेमस एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और न्यूरोहाइपोफाइसिस को वैसोप्रेसिन के स्राव के लिए प्रेरित करती है। तो ये दो हार्मोनों को स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है परासरण ग्राहियां। एडीएच हार्मोन नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनः अवशोषण को सुगम बनाता है और मूत्रलता को रोकता है। शरीर के तरल के आयतन में, यानी जैसे ही शरीर के रुधिर में तरलता बढ़ती है तो परासरण ग्राही निष्क्रिय हो जाती है और पुनरावशोषण को पूरा करने के लिए एडीएच के स्राव का निरोध करती है। एडीएच वृक्क के कार्यों को रक्त वाहिनियों पर संकुचनी प्रभावों द्वारा भी प्रभावित करता है। इससे रक्तदाब बढ़ जाता है। रक्तदाब बढ़ जाने से गुच्छ प्रवाह दर बढ़ जाती है और इससे GFR बढ़ जाता है, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन दर बढ़ जाती है। तो हमने देखा कि एडीएच का एक तो काम था जल का अवशोषण करना, दूसरा काम और ये है कि यह वृक्क के कार्यों को रक्त वाहिनियों पर संकुचनी प्रभावों द्वारा भी प्रभावित करता है। इससे रक्तदाब बढ़ जाता है और रक्तदाब बढ़ जाने से गुच्छ प्रवाह दर बढ़ जाती है और इससे फिल्ट्रेशन दर बढ़ जाती है, GFR बढ़ जाता है। जी यानी ग्लोमेरुलस अपर्चर की जटिल नियमनकारी भूमिका। अब हम देखते हैं आसन गुच्छ उपकरण, सानिध्य गुच्छ उपकरण की नियमनकारी भूमिका। अब गुच्छीय रक्त प्रवाह, गुच्छीय रक्त दाब, इसको कई नामों से जानते हैं। गुच्छीय रक्त प्रवाह, गुच्छीय रक्तदाब, GFR में गिरावट से जेजी कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है, यानी कि जंगस्टा अपर्चर कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है और वे रेनिन को मुक्त कर देती है। रेनिन हार्मोन रक्त में उपस्थित एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल देता है और एंजियोटेंसिन सेकंड एक प्रभावकारी वाहिका संकीर्णक है जो गुच्छीय रुधिर दाब तथा GFR को बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन द्वितीय अधिवृक्क कॉर्टेक्स को एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्राव के लिए प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन के कारण नलिका के दूर भाग में सोडियम तथा जल का पुनः अवशोषण होता है। तो जल का पुनः अवशोषण एक तो करता है एडीएच करता है और एक एल्डोस्टेरोन भी करता है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। इससे भी रक्तदाब तथा GFR में वृद्धि होती है। यह जटिल क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि कहलाती है। तो जो ये क्रियाविधि है इसको रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि कहते हैं। अब आता है तीसरा हृदय। तो हृदय के आलिंदों में अधिक रुधिर बहाव से आलिंदीय नेट्रियरेटिक कारक यानी कि ANF स्रावित होता है और यह एक वाहिका विस्फारक है, यानी कि रक्त वाहिकाओं को चौड़ी करता है जिससे रक्तदाब कम हो जाता है और इस प्रकार ANF यानी कि नेट्रियरेटिक कारक, ANF को बोलते हैं आलिंदीय नेट्रियरेटिक कारक, ANF को बोलते हैं आलिंदीय नेट्रियरेटिक कारक क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि पर नियंत्रक का काम करती है। तो इस तरह से हमने देखा।
अब हम देखते हैं मूत्रण क्या होता है। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया को मूत्रण कहते हैं। वृक्क में निर्मित मूत्र धीरे धीरे मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है और जैसे ही मूत्र भर जाता है तो मूत्राशय की भित्ति पर दबाव पड़ने लगता है, जिससे कि मूत्राशय की भित्ति पर उपस्थित ग्राही तंत्रिकाओं के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका को संकेत भेजते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से फिर संकेत आते हैं और मूत्राशय की चिकनी पेशियों पर संकुचन तथा मूत्राशय अवरोधनी के शिथिलन हेतु एक प्रेरक संकेत संदेश आता है, जिससे कि मूत्र का उत्सर्जन होता है और मूत्र का उत्सर्जन होता है। तो यह एक तंत्रिका क्रियाविधि है। मूत्र उत्सर्जन की यह एक तंत्रिका क्रियाविधि है जिसको हम मूत्रण प्रतिवर्त कहते हैं। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर हल्के पीले रंग का पीएच मान 6 वाला और 25 से 30 ग्राम युक्त यूरिया 25 से 30 ग्राम यूरिया युक्त मूत्र का उत्सर्जन करता है और मूत्र के विश्लेषण के आधार पर कई बीमारियों का पता लगाया जाता है, जैसे मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा का पाया जाना, ग्लूकोज यूरिया, कीटोन बॉडीज का पाया जाना, कीटोन यूरिया, मधुमेह को डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। मधुमेह को डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। तो ये था हमारा मूत्रण। उत्सर्जन में वृक्क के अलावा और कौन कौन से अंग शामिल हैं? 3 अंग शामिल हैं, फेफड़े, त्वचा और यकृत। फेफड़े प्रतिदिन 18 लीटर CO2 का उत्सर्जन करते हैं। यकृत में बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्न स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन और औषधि आते हैं जो आहार नाल के द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। त्वचा में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, स्वेद ग्रंथि और तेल ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि से पसीने का स्राव होता है, जिसमें जल, लवण, यूरिया और लैक्टिक अम्ल होते हैं। बाष्पीकरण द्वारा शरीर सतह को ठंडा करती है त्वचा। फिर तेल ग्रंथियां सीबम का स्राव करती है, जिसमें स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन और मोम होते हैं। ये त्वचा को सुरक्षात्मक तेलीय कवच प्रदान करते हैं और कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्टों का निष्कासन लार द्वारा भी होता है। तो ये हमने देखा अन्य उत्सर्जी अंग। अब हम देखते हैं वृक्क की विकृतियां। तो रक्त में यूरिया का एकत्रित होना यूरेमिया कहलाता है और इस विकृति से बचने के लिए हीमोडायलिसिस यानी रक्त अपोहन का उपयोग किया जाता है। रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हिपेरिन। अब देखते हैं कि रक्त अपोहन कैसे करते हैं। रोगी की धमनी से रक्त को निकालकर उसमें हिपेरिन डाल देते हैं, यानी कि प्रतिस्कंधक, और उसको अपोहन इकाई में भेज दिया जाता है। अपोहन इकाई में कुंडलित सेलोफेन नली होती है और यह ऐसा द्रव से घिरी रहती है जिसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। छिद्रयुक्त सेलोफेन झिल्ली से अपोहनी द्रव में अणुओं का आवागमन सांद्रण प्रवणता के अनुसार होता है। अपोहनी द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं। ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध कर देते हैं। शुद्ध रक्त में हिपेरिन डाल करके उसे रोगी की शिरा में पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। यह विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से हजारों लोगों को ठीक करती है। अब आगे देखते हैं कि वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने के लिए
वृक्क का प्रत्यारोपण किया जाता है और यह निकट संबंधी से लिया जाता है ताकि प्रतिरक्षा तंत्र उसे स्वीकार कर सके। फिर रीनल कैलकलाई, वृक्क की पत्थरी को, वृक्क में बनी पत्थरी को रीनल कैलकलाई कहते हैं, ऑक्सलेट होते हैं जिसमें। ग्लोमेलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेलोनेफ्राइटिस यानी गुच्छ शोथ, वृक्क के गुच्छ शोथ की प्रदाह करता। तो ये था हमारा मानव में उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट होता है।